फर्ज निभाया और कल की बात शायद उन्होंने बहुत गंभीरता से ली है, इसलिए वो अपने आप सेल्फ एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े हैं। और ये बहुत अच्छा सिंबल है कि पुरुष भी बरोबर से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उत्सुक हैं। इससे एक सिंबल जाता है, एक मैसेज जाता है कि इस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के मूवमेंट में पुरुष महिलाओं को पूरा प्रोत्साहन, उनका योग स्थान, योग प्रतिष्ठा देने को मानसिक रूप से तैयार है। ये बहुत खुशी की बात है। आज जो महिलाएं जुड़ी हैं करीब 60 के आसपास, पुरुष मंडली ने कल तो बहुत सारे लोग, शायद 15 के आसपास ही पुरुष नए आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन महिलाएं की संख्या काफ़ी बड़ी है। 50 के आसपास महिलाएं हमारी नई इस समय पहुंची हैं और लगभग 15 या 20 के आसपास नए पुरुष होंगे, बाकी हमारे रेगुलर साथी हैं। इससे एक अच्छा इंडिकेशन जा रहा है कि हमारे साथी, नए और पुराने साथी मिलजुल कर जो हमने कल अपेक्षा व्यक्त की थी उस पर उन्होंने खरे उतरने की कोशिश किया, कामयाब कोशिश की। मैं सभी आदरणीय महिलाओं को उन्हें अभिनंदन करता हूं और कल की चर्चा के बारे में कि जिस आधार पर हमने आप लोगों को आज बुलाया है, यस गुरदर्शन सिंह जी, ये कल हमने आपको महिलाओं के बारे में, मैंने अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हमारी महिलाओं का सम्मान और प्रतिष्ठा का कैसा स्थान देखता है, इस पर हमने एक छोटा सा 17-18 मिनट का वक्तव्य दिया था। मैं सभी पुरुष मंडली से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सभी महिलाओं से कि नेशनल पीबीएसपी, हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है पीबीएसपी नेशनल, उसमें कल का वक्तव्य अगर वहां पर आप सुन सकें तो बहुत अच्छा होगा। आपको काम करने का दृष्टिकोण, स्पष्टता और ज़्यादा अच्छी होगी और आप काम करने के लिए ज़्यादा उत्साही बन सकोगे। कि इस मूवमेंट में दूसरे तमाम मूवमेंट अभी तक हुए, 20वीं शताब्दी में मूवमेंट हुए, 20वीं शताब्दी के बाद आज 20 साल और 21वीं शताब्दी, इसमें भी महिलाओं को अलग अलग ढंग से प्रोत्साहन करने की कोशिश हुई है, लेकिन हमारा कोई भी मूवमेंट महिलाओं को आधार बनाकर कामयाब होता नजर नहीं आया। कुछ महिलाएं जुझारू निकली हैं, सैक्रिफिशियल निकली हैं, उनकी इमेज तो जरूर बनी है, पर महिला मूवमेंट जैसे अक्सर फुले साहू अंबेडकर, महानायक कांशीराम जी, इस मूवमेंट को जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस मूवमेंट में पुरुष तो अपनी भागीदारी निभाते आए, महिलाओं को उतना प्रोत्साहन नहीं देते। लेकिन पहली बार हमने लगभग साल भर के प्रयासों से, पर्टिकुलरली 10 महीने के प्रयासों से हमने कोशिश की और मानसिक तौर से पुरुष वर्ग को तैयार किया, मानसिक तौर से पुरुष वर्ग को तैयार किया कि जब तक आप महिलाओं का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा दोनों के बारे में रचनात्मक दृष्टिकोण वाले नहीं बनते हैं, ये मूवमेंट पुरुष मंडली आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ, भागीदारी के लिए महिला आती हैं, लेकिन योग, सम्मान और प्रतिष्ठा, मैं दो शब्द बिल्कुल बहुत सोच विचार करके बोल रहा हूँ, सम्मान और प्रतिष्ठा। सम्मान तो दे देते हैं, प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर पाते। ये पुरुष मंडली का भी दोष है, कमतरता है। हम पुरुष मंडली को स्पष्ट तौर से मानना चाहिए। एक दो व्यक्ति हैं वो अपवाद के तौर पर रहते हैं, पर लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में हम खुद ब खुद सैद्धांतिक तौर से इस देश में बहुजन समाज की चळवळ को मात्रात्मक सत्ता से इंडिकेट करते हैं, लेकिन खुद ब खुद परिवार में, घर में, समाज में पितृत्वात्मक सत्ता, फ्रेटर्नल सिस्टम के साथ चलते हैं। एक विरोधाभास है जीवन में, एक विरोधाभास जीवन में है
इस जीवन में विरोधाभास तब तक बना रहेगा जब तक हम महिलाओं को भी उनके और सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए कि तुम्हें खुद ब खुद स्थापित करने के लिए आगे आना होगा, तब पुरुष मंडली उनको अपॉर्चुनिटी से नहीं रोक सकेगी। क्योंकि बढ़ने वाले को बढ़ाया जाता है, जो बढ़ना नहीं चाहता है वो पिछड़ जाता है। धक्का देके किसी को नहीं बढ़ाया जा सकता। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में दलित समाज समझे, ओबीसी समाज समझे, आदिवासी, भटकता, विमुक्त जातियां समझे या माइनॉरिटीज कम्युनिटी समझे, सफरर कम्युनिटीज को खुद संघर्ष से आगे बढ़ना, प्रबोधनकार, जागृति करने वाले उन्हें फक्त पिछड़े होने का या गिरे हुए होने का एहसास करा सकते। हमारे महापुरुषों में समाज को जगाने का एक ही मापदंड दिया है कि गिरे हुए को गिरे हुए का एहसास करा, उसमें उठने की तमन्ना जागी। गुलाम को गुलामी महसूस कराओ, वो गुलामी के बंधन तोड़े। ये हमारे महापुरुषों ने अलग अलग जगह कहा है। और 20वीं शताब्दी में महानायक कांशीराम जी इसको बार बार रिपीट करते रहे। कुछ महिलाएं सामने आई लेकिन मूवमेंट नहीं बन पाया। मूवमेंट क्यों नहीं आप बन पाया है? क्योंकि पॉलिटिकल क्षेत्र में बहुत सारी कमजोरियां हैं। उन्हें कमजोरियों को रेक्टिफिकेशन की कोई मैकेनिज्म नहीं है। कमजोरियों को, पुरुष मंडली की कमजोरियों को दूर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? उत्साही महिला शामिल होना चाहती हैं, झिझक जाती, शामिल नहीं होती। ये पुरुष मंडली ने बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा कि हम कारणीभूत हैं महिलाओं को प्रोत्साहन देने में या महिलाओं को आगे बढ़ने में, रोकने में भी हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम खुद कारणीभूत। ये बहुत स्पष्ट तौर से हमें समझना होगा। और ये जितना समझेंगे, आज उपस्थित महिलाओं को एक बेटर संदेशा जा सके, बेटर मैसेज जा सके। क्योंकि हमारे देश की महिलाएं कृति में सबसे ज्यादा प्रमाणिक रहती, पुरुष मंडली से भी डिग्री में। पुरुष मंडली की अपेक्षा महिला कृतिशीलता में जब वो अपने पर आती है तो कृतिशीलता में सबसे अग्रणी रहती है। उदाहरण के परिवार में देख लीजिए, पारिवारिक जवाबदारी में हम पुरुष को बहुत महत्व देते हैं, पर पूरे घर को संभालने वाले और उसको विकास में चांद लगाने का काम महिला ही करती है। और उसकी सबसे बड़ी भागीदारी और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। हम इसे इग्नोर करते आए। कहने को हम बोलते हैं कि मात्रात्मक सत्ता के बहुजन समाज मात्रात्मक सत्ता का पक्षधर है, पर प्रैक्टिकली हम पक्षधर नहीं बन पाते। ये कारण हम अपने आप को दोष, आपका इंटेंशन नहीं है। आप जिस संस्कृति के शिकार हैं, उस संस्कृति के वजह से आप, और खास तौर से जिसे हम मनुवादी संस्कृति कहते हैं, विषमता और वैमनस्यता की संस्कृति कहते हैं, उससे आप लोग ग्रसित हो। 90% आप रेडिकल हो गए हो, लेकिन 10% भी हमारे अंदर वो मनु और कास्ट का कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है हमारे मन मस्तिष्क में। वो हम जितनी तेजी से छोड़ सकेंगे इस मूवमेंट में 4 चांद तक से, लेकिन अब तो आपको छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। मनुवादी मानसिकता को त्याग करने, पुरुष महिला के बरोबर में जैसे ही महिला वर्ग का प्रादुर्भाव और उनकी भागीदारी बढ़ती है, महिलाओं का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि पुरुष मंडली के अंदर जाति मानसिकता 10-15% बनी हुई है, उसको नाईसी करने में केवल महिला की भागीदारी रोल प्ले करती है। उनके द्वारा जब एक्शन प्रोग्राम लागू करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनकी प्रेजेंस और भागीदारी, पार्टिसिपेशन, और अगर वो कृतिशील होकर प्रबोधनकार बन जाती है, गाइड करने वाली बन जाती है, इस मूवमेंट को कोई ताकत रोक नहीं सकती। कई गुना संभावना बढ़ जाती, मल्टीपल में संभावना बढ़ेगी। 5%, 5%, 10% नहीं, 5 टाइम 10 टाइम्स इस
स्पीड में, इस गुणवत्ता में मूवमेंट की ताकत बढ़ेगी। इसलिए मैं अपनी सभी सम्माननीय महिलाओं से, बच्चियों से, माताओं, बहनों, आदरणीय सभी महिला वर्ग से विनती पूर्वक कुछ बातें कहना चाहूंगा। और उसमें पहला यह है कि कल मैंने करीब 17-18 मिनट का एक वक्तव्य दिया था, वो आप लोग जरूर सुने। और इससे आप कल जब आए तो उसके ऊपर अगर आपके माइंड में कुछ प्रश्न पैदा हो रहे हो तो हमसे जरूर पूछिए, क्योंकि समय हमें जितना समय, एक तो आप लोगों ने अभी 1 घंटे 10 मिनट, 11 मिनट आपने काफी बड़ा समय दे दिया। मेरी कमतरता रही कि मैं 50 मिनट लेट पहुंचा। 50 मिनट लेट पहुंचने का कारण मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहूंगा, मैं लेट हुआ हूं कहना चाहूंगा, पर मैं इंटेंशनली लेट नहीं हुआ, अपने जानबूझ के कमतरताओं की वजह से लेट नहीं हूं। आज मैं हमारे नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के फ्रंट पर जो डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट फैकल्टी के डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ द अंबेडकर डिपार्टमेंट के भी एचओडी हैं, वो उनसे बातचीत में मेरा समय चला गया। बीच में मेरी गाड़ी का एक पंचर हो गया, उसने मुझे डिलीट कर दिया। स्पष्टीकरण देना भी जरूरी समझता, पर मैं इसे डिफेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना चाहिए था और जल्दी पहुंचना चाहिए था। पर लेकिन मैं आप लोगों को 7 बजे से 7:50 तक बरोबर सुन रहा था, महिलाएं पर्चा दे रही थी और मैंने केवल आप लोगों की संख्या बल जाना है। और आज लगभग 60 से आसपास महिलाएं, बल्कि 60 से ज्यादा, यानी अबाउट 50% महिलाओं की भागीदारी बनी। आप लोगों को जो भी कुछ आप लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, उसकी मैं संक्षिप्त रूपरेखा आप लोगों को देना चाहूंगा कि हमने अपने आप से, जब हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को फिर से रिवाइव कर रहे थे, ये प्रोग्राम महानायक कांशीराम जी ने 25 जुलाई 1998 को शुरू किया और मुझे नेतृत्व करने का आदेश दिया कि आपकी देखरेख में अब नॉन पॉलिटिकल विंग का कार्यक्रम आपकी देखरेख में चलेगा। और कहाँ कहाँ कैसे कहा लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे साथी, बड़ा दुख हुआ, जनार्दन साहब, FR जनार्दन साहब, वो हमारे बीच से चले गए। मैं उनके असमय चले जाने से बहुत दुखी भी हूँ। हमारे साथी बहुत, उन्होंने जैसा मैंने उनको बोला कि बहुजन संठक में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2003 में साहब ने बेंगलोर में, हमने 9th जोन का 9 राज्यों का साउथ जोन का हमने कन्वेंशन रखा था पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को, और साहब ने हमें डायरेक्ट किया था। और उन्होंने पहली बार हमको 10 साल तक कोसते रहे, 15 साल तक, कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया तो इन्होंने मुझे धोखा दे दिया, तो कौन सी अचरज की बात है। और लेकिन 14 जून 2003 को बेंगलोर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉल में उन्होंने जो मार्गदर्शन किया और उनके चेहरे पर जो चमक हुई, उन्होंने सब 1000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यकर्ता उपस्थित थे, स्पष्ट तौर से बोला कि PR अम्बेडकर, तूने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, अब मेरे को विश्वास हो चला है। और हमारी न्यूज 6 साल तक एक जरा से एक लाइन की भी न्यूज किसी भी मिशन के पेपर में नहीं आई, लेकिन साहब ने बहुजन संठक में वो न्यूज को कवर स्टोरी के साथ प्रकाशित किया, 2-3 पेज में कवर स्टोरी के साथ। और वो जो वाम से बुलेटिन करके जनार्दन साहब ने निकाला, सेकंड बुलेटिन में उन्होंने वो छापा। वो अपने सारे साथियों को, छत्तीसगढ़ी नहीं, जहां जहां तक वो मैसेज जा रहा था, वो उनको पहुंचाना चाहते थे कि PR अम्बेडकर साहब जो बात कह रहे हैं
वो सही है, आप बहुजन संकट कहाँ ढूंढोगे, हम इस बुलेटिन में ही प्रकाशित कर दें। उन्होंने प्रकाशित किया, बहुत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन। उनके जाने से मैं अभी दुखी हूँ, और आप लोगों से, खासतौर से छत्तीसगढ़ के साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस महते व्यक्तित्व की, त्यागी व्यक्तित्व की कमतरता को पूरा करने के लिए एक नहीं, मिलजुल कर उस कमतरता को पूरा करें। एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सारे लोग मिलजुल कर उस कमतरता को पूरा करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का। लेकिन हम सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयत्न करें तो हम उस कमतरता को दूर करने की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने 14 जून 2003 को साहब ने बेंगलोर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में जो मैसेज दिया, उसको हमने सीरियसली लिया और प्रैक्टिकल उतारने की कोशिश कर रहे थे कि 3 महीने के बाद 14 सितंबर 2003 को साहब का ब्रेन स्ट्रोक हुआ और हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन बंद हुआ, और 2006 में जो वो हमारे बीच से अक्टूबर में चले भी गए। हम पढ़े लिखे लोग बार बार अपने आप को कोस रहे थे कि भाई हम क्या करें, हम नालायक के नालायक बन रहे। लगभग भारतीय संविधान में 1956 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1950 में बाबा साहब ने हमें एक नया डायरेक्शन, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौके अवसर दे दिए संविधान के द्वारा। और आज 70 साल हो रहे 20 में। 25 नवंबर 1949 संविधान की आखिरी सभा का भाषण से देखा जाए तो 70 साल से ज्यादा 1 साल और हो गए, 71 साल हो गए। ये महापुरुष किस तरह से हमसे अपेक्षा करके गए। उन्होंने तो एकदम हमसे आखिरी पैराग्राफ आप पढ़ेंगे किसी का, बाबा साहब का संविधान सभा का अंतिम भाषण का आखिरी पैराग्राफ, लेट अस रिजॉल्व। अब आपको संकल्प करना चाहिए कि जो बीमारियां हैं वो बीमारियों को रिकॉग्नाइज करें। यानी पढ़े लिखे लोगों ने अपनी और अपने समाज की बीमारियों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल यू रिकॉग्नाइज द योर इविल्स। उन्होंने वर्ड इविल्स किया, यानी हमारे अंदर जो दुर्गुण है उनको जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करें, और दूसरा सेंटेंस, इन्हें जल्दी से जल्दी दूर करने का कार्य करें। इसके ज्यादा बेटर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। तीसरा सेंटेंस ये बोलते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बीमारी को, बुराइयों को रिकॉग्नाइज करें और इन्हें दूर करने की कोशिश करें, इससे ज्यादा बेटर उपाय मेरे पास नहीं है। नहीं तो कहीं विपरीत परिस्थितियों में इस संविधान जिनके लिए बनाया गया है वही इस संविधान को उध्वस्त करना, वार्निंग भी दी। इस बात को साहब ने हमारे माइंड में बहुत गहराई से भरा, और इसका हम उत्तर नहीं दे पा रहे थे। 26 अप्रैल 1995 में महाराष्ट्र के साथियों को महालक्ष्मी में जनित मल्होत्रा की फैक्ट्री में मीटिंग में हमें आदेश करते हुए इसका अर्थ पूछा, जो मैंने आपको कोट किया, कि कोई मेरे को समझा सकता है कि साहब, बाबा साहब क्या सोचते थे इस चीज को, बीमारियों को रिकॉग्नाइज करना, इविल्स को रिकॉग्नाइज करना और इसे जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करना। बाबा साहब इसके बारे में क्या सोचते थे? बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैं भी वहां बैठा था, झटपटा रहा था कि अरे साहब क्या बोल रहे, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। 3 बार उन्होंने बोला, एनीबॉडी कम फॉरवर्ड। तब उनको एक महत्वपूर्ण आदेश, एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देना पड़ा कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिद्धांत था। हमें उसे आदेश ही नहीं, उसे हमने सिद्धांत के रूप में देखा कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। अरे यही तो राज्य छुपा है। लेट अस रिजॉल्व। हमें समझने की कोशिश भी करना होगा और जितना समझें उसे समझाने की कोशिश करना। इसके आगे बढ़ते हुए हमने दूसरा बात,
कि हम कहीं तो बाबा साहब ही नहीं, फुले साहू अम्बेडकर, प्रोफेसर जॉन डेवे, महानायक कांशीराम जी, उससे पहले नारायण गुरु जी, रामास्वामी नायकर और तमाम संतों महापुरुषों, इन्होंने जो हमें रास्ता दिया, हम इसको, या जो विचार तत्व दिया है, विचार तत्व को ज्यादा महत्व दूंगा वर्ड के लिए, जो उन्होंने हमें विचार पुंज दिए हैं, जिससे एक विचारधारा का निर्माण हुआ, जिसे अम्बेडकर बात कहते हैं, हम इसे कहीं तो भी समझने में कम पड़े, या दूसरा इस तरह से कहें, हम इन महापुरुषों को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली समझने में कम पड़े हैं, इसीलिए हम रास्ता ढूंढने में कम पड़े। और इसको सॉल्यूशन के तौर पर आज उतना समय नहीं है, पर लेकिन सॉल्यूशन के तौर पर हमने ट्रेनिंग को डिजाइन किया, और ट्रेनिंग को डिजाइन करते समय हमने लक्ष्य रखा कि हमें अपने मूवमेंट को गतिशील बनाने के लिए, कारवां को गति देने के लिए, जो किसी तरह से बहुत स्लो या बहुत ना के बराबर मूवमेंट हो रहा है या बहुत पीछे तक भी चला गया है, अगर इसे गतिशील बनाना है, मैं कारवां यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे ही ले जाना, अगर ये बात को हमें आगे बढ़ाना है, तो सहकारियों, हमने सॉल्यूशन के तौर पर 5 विषय डायग्नोज किए। पहला विषय है कि हम जात को ही समझने में कम पड़े, जात को समझने में कम पड़े, इसलिए जात को हैंडलिंग करने में भी कम पड़े। जब जानेंगे नहीं जात के इस नाम के शत्रु को, इस बीमारी को, इस शत्रु को, उसको हम हैंडलिंग नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक दिन का ट्रेनिंग कैंप ओनली कास्ट के ऊपर रखा। दूसरा, व्हाट इज द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म। पूरे इंडिया में तमाम लोगों ने बाबा साहब के ऊपर पीएचडी की, तमाम, लेकिन अभी भी पूरे इंडिया में, पर्टिकुलर महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, किसी ने भी अम्बेडकरवाद का एजुकेशनल फिलॉसफी पर किसी प्रकार का डॉक्टरेट नहीं किया। किसी ने भी बाबा साहब या फुले साहू अम्बेडकर का शैक्षणिक दर्शन को स्पष्ट नहीं किया। और हम प्रचार कर रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा प्रबोधन सही है, लेकिन किसी भी विद्वान द्वारा डायग्नोज ही नहीं हुआ है कि व्हाट इज द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म। तो हमारे समझने में और समझाने में चूक होगी, गलती होगी, और ये भी हमारी लड़खड़ाहट का बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए भी हम एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म फ्रॉम अशोका द ग्रेट टू फुले साहू अम्बेडकर कांशीराम और प्रोफेसर जॉन डेवे, हम एक एजुकेशन फिलॉसफी के लिए दिन भर की क्लास लेते, ताकि आप लोग परपग होकर इस एजुकेशन फिलॉसफी को प्रैक्टिकल लाइफ में, ग्रुप में, इंडिविजुअली, फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरा बात जो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को जानने के लिए, जो मातोश्री या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी कृति से झलकती है। कहीं तो हम इस मनुवाद को समझने में कम पड़े, और मनुवाद को समझने में कम इसलिए पड़े हैं कि हम उसकी एजुकेशनल फिलॉसफी के सिलेबस को, उसके तत्व ज्ञान को भावनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे, एकेडमिकली देखने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जब हमने अभ्यास किया तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी विद्या जो उन्होंने हमसे छपाई, और वो विद्या उन्हीं को दी जाती थी जिसका दुज संस्कार, यज्ञोपयुक्त संस्कार हो, उसी को वो विद्या पढ़ाई जाती थी। उसका नाम है अन्वीक्षिकी, सोच विचार करने की विद्या। इन्होंने, ब्राह्मणों ने इसको आत्मविद्या कहने किया, अध्यात्म विद्या कहना शुरू किया, और आखिर में इन्होंने इस विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहना शुरू किया। जब ये आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या होगी तो ये केवल ब्रह्म के ज्ञानी लोगों के लिए ही सीमित कर दी गई। ये आम आदमी को, ना राजाओं को, क्षत्रिय को सिखाई गई, ना बनियों को सिखाई गई, शूद्र को तो बिल्कुल सिखाई नहीं गई, बल्कि उसे तो इससे वंचित रखने की कोशिश की। तो इस विद्या को, सोच विचार करने की विद्या, जिसे हम विद्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल सिलेबस में, शिक्षा जगत में इसे विद्या का एक इंडिपेंडेंट फैकल्टी ऑफ नॉलेज, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है,
न्यूरो साइंस है, डेंटल साइंस है, मेडिकल साइंस में, सोशियोलॉजी के, कॉमर्स में, आर्किटेक्ट में डिफरेंट प्रकार की फैकल्टी हैं। इसी प्रकार से स्पेशल फैकल्टी थिंकिंग स्किल, क्योंकि बिना थिंकिंग स्किल के एजुकेशन नपुंसक है, ये क्रिएटिव नहीं हो पाएगी। बिना थिंकिंग का जोड़ मिले वो ज्ञान का उपयोग होना हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए आज जितने भी हमारा युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए, पीएचडी का होते हुए भी बेरोजगार घूम रहा है। वो सोचता मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा सोच विचार करने वाला हूँ, पर वो नहीं जानता है कि सोच विचार करना एक हुनर है। ये मैं नहीं सीख पाया, ना ही किसी ने मुझे सिखाया है, इसीलिए मैं रास्ता ढूंढने में कम पड़ रहा। हमें आप लोगों के माध्यम से कास्ट, एजुकेशन फिलॉसफी और थिंकिंग स्किल बहुजन समाज की युवा पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी दोनों तक पहुंचाना है। और तीसरी खबरदारी, आने वाली जो अभी 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, जो फ्यूचर जनरेशन, इनके लिए भी खबरदारी लेना है कि हमारा ना विचार करने वाला समाज हमें निर्माण नहीं करना है। हम अभी तक लड़खड़ाए रहे हैं, अब हमें सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना, और ये देश की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। इसलिए ये विद्या हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं। और इसमें महिला वर्ग, पुरुष वर्ग की अपेक्षा महिला वर्ग बेहतरीन भूमिका निभा सकती है और मूवमेंट को गतिशील बना सकती है। चौथा एक और बिंदु हमने खोज निकाला, कास्ट का एंटीथेसिस क्या है, कास्ट का विलोम शब्द क्या है, हमारे को मालूम नहीं। लेकिन जब बाबा साहब का हम अभ्यास कर रहे थे तो हमने स्टेट एंड माइनॉरिटीज पढ़ा, और 1951 से 1956 एक पंचवर्षीय योजना बाबा साहब के समय में बनाई गई थी। जब हमने उसे पढ़ा तो लगभग 10 प्रारंभ के 10 चैप्टर केवल कॉर्पोरेशन पर बने थे। कॉपरेटिव मैनेजमेंट, कॉपरेटिव वर्किंग, कॉपरेटिव प्रोसेस, कॉपरेटिव इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कॉपरेशन, ये हमसे चूक गया था। समाज परिवार आंदोलन में कॉपरेशन नाम का तत्व हमसे चूक गया था। जब हमने देखा, अरे कास्ट का तो विलोम शब्द कॉपरेशन है, कॉपरेशन ही तो नष्ट किया गया है, हमको अलगाव में डाला है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटा है, हम एक दूसरे द्वेष, जलन, घृणा, ईर्ष्या सब करने लगे, और हम विघटन के शिकार होते हैं। जो एक ताकतवर समाज था सम्राट अशोक के समय में, महान राजा अशोक के समय में, एक विशाल शासन करती जमात के रूप में समाज था, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं। SC, ST, OBC और जो आज भी वर्तमान माइनॉरिटी जो अपने आप को भारतीय इतिहास से जोड़ते हैं कि हम यहाँ के भूमि पुत्र हैं, भूमि संतान हैं। पुत्र नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पुत्रियों के साथ नाइंसाफी करते हैं। हम भूमि पुत्र बोल के पितरात्मक सत्ता को बोलते हैं, हम भूमि संतान बोलेंगे तो इस पुत्र और पुत्री दोनों का उल्लेख, हमें ऐसा ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज कर लूं, जो हम धीमंत शब्द का प्रयोग करते हैं, धीमान और धीमती स्त्री पुरुष में भेद करता है, सम्मान में विभेद होता है। श्रीमान और श्रीमती एक बहुत बड़े विभेद के शब्द हैं, ऊंच और नीच के शब्द हैं। श्रीमान और श्रीमती, श्रीमान जैसे श्री का मान मिला यानी लक्ष्मी का मान, और श्रीमती जो साक्षात लक्ष्मी। अब इस लक्ष्मी का मान किसको मिला? श्रीमान, यानी वो उसकी गुलाम। श्रीमान श्रीमती में पुरुष स्त्री को गुलाम बना के रखे, यही इसका मानता है। हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया, और जब हमने इतिहास में खोज निकाला कि इस देश का 2 प्रकार का स्ट्रगल है, मनी पावर श्रेष्ठ है कि टैलेंट पावर श्रेष्ठ है। हमने जब देखा कि हमारे महापुरुषों ने टैलेंट पावर को सुपीरियर बोला है, मनी पावर को, वैभव को दुय्यम बोला है। इंपॉर्टेंस बरोबर है, पर सुपीरियर में किसे है? टैलेंट है, इंटेलिजेंस। और उसको समझकर हमने इस पर बहुत गौर किया, और गौर करने के बाद हम ऐसा कौन सा शब्द निकालें जिससे स्त्री पुरुष दोनों को बरोबर का सम्मान मिल सके।
और वो हमें शब्द मिला धी। धा में दूसरी ई की मात्रा धी। पहली की मात्रा से गलत शब्द होता है, धिक्कार शब्द होता है। दूसरी धी की मात्रा, धा में दूसरी ई की मात्रा धी। धी माने थिंक, एबिलिटी टू थिंक, कैपेबिलिटी टू थिंक, थिंक। और मंत माने अधिकार वाला। धीमंत जो विचार करने का अधिकारी है, विचार करने की क्षमता वाला। ही इज possessing knowledge or skill to think. Person who possess the knowledge of think, knowledge to solve the problem, knowledge to design a way forward. इस प्रकार का अर्थ हमको जब मिला, हमने पाली में शब्द को देखा, संस्कृत में भी शब्द को देखा, मराठी में शब्द को देखा, हिंदी में शब्द को देखा, गुजराती में देखा, पंजाबी में भी देखा। इनकी डिक्शनरियों में जाके देखेंगे, धी शब्द का मतलब है पर्सन who possess the ability to think and design a way forward, solve the problem. यानी कि हमें अपने समाज के लोगों को इसी से इंडिकेट करना, और इसलिए हमने धीमान और धीमती ये विभेद को भी निकाल दिया। आपको इसका उदाहरण दूं कि राजा रजवाड़ों को, अभी पेशवा, महाराष्ट्र में पेशवा और ग्वालियर में सिंधिया, विजय राजे, श्रीमंत विजय राजे सिंधिया, श्रीमान विजय राजे सिंधिया नहीं बोलते थे, श्रीमंत विजय राजे सिंधिया। पेशवाओं को, पूना के पेशवाओं को श्रीमंत पेशवा, श्रीमंत शब्द का प्रयोग करते थे। बहुवचन है ये। श्रीमान और श्रीमती का बहुवचन क्या होता है? श्रीमंत। इसलिए हमने अपने कैडर को इंडिकेट किया कि हम अपने कैडर को धीमंत से संबोधित करेंगे। और धीमंत एक बहुत ही पॉजिटिव, क्रिएटिव, एडवांस रूलिंग क्लास का इंडिकेट करता है। हम अपने एक दूसरे के साथ धीमंत शब्द का प्रयोग करेंगे। हर महिला के नाम के साथ धीमंत, हर पुरुष के साथ धीमंत, क्योंकि हम सोच विचार करने वाला समाज ही तो बना रहे हैं। सोच विचार करण्यात प्रवीण नसलेला समाज एकतर शासन करता होऊ शकत नाही, एका दुःख झाले तर टिकू शकत नाही। सोच विचार करने में प्रवीणताहीन समाज शासन करता नहीं बन सकता। गलती से इक्का दुक्का बन भी गए तो टिक नहीं सकते। इसलिए शासन करती जमात बनने का अगर हमें सलीका सीखना है तो सोच विचार करने की विद्या से हमें लैस होना होगा। इसीलिए हमने परस्पर संबोधन के लिए धीमंत मोहन चौहान, धीमंत नाहर सिंह, धीमंत राजाराम, धीमंत अमर सिंह, धीमंत मनसुख भाई चावड़ा। आप देखेंगे इनके नाम के साथ बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ धीमंत। इसलिए हमने स्त्री पुरुष का भेद को दूर करते हुए हमने धीमंत का शब्द प्रयोग किया। और ये रिसर्च जब हम सोच विचार करने के हुनर की गरज पैदा कर रहे थे, उस समय हमारे समझ में आया। ये लगभग 2000-2001 के आसपास ये हमारे सामने चिंतन था कि अब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, अगर मनुवाद, अम्बेडकरवाद दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधारा हैं, अपोजिट पोल हैं, तो हमें श्रीमंत का भी अपोजिट पोल ढूंढना होगा। वो हमने धीमंत सहकारियों। इसलिए तीसरा सब्जेक्ट जो हमने थिंकिंग स्किल, फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल है, इस पर भी हमने टूल्स, टेक्निक और मेथड हमने सभी को देना शुरू किया। चौथा, मैंने आप लोगों को बताया कि कॉपरेशन, कास्ट का विलोम शब्द है कॉपरेशन। कॉपरेशन का इंडिया में विलोम शब्द है कास्ट। फॉरेन में क्या है? कास्ट का विलोम शब्द बन जाता है कंपटीशन। कॉपरेशन का अपोजिट वर्ड, कॉपरेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने कंपटीशन निकाला, और भारत की परिस्थिति में कॉपरेशन को खत्म करने के लिए कास्ट निकाला। कितनी अजीब सी बात है, लगती, समझ में नहीं आती। इसलिए हमने कॉपरेशन पर, एबिलिटी टू कॉपरेट, वी हैव टू इनकलकेट एबिलिटी टू कॉपरेट। हमें अपने बच्चों में, लड़के लड़कियों में, महिला पुरुष में एबिलिटी टू कॉपरेट इनकलकेट करना है। ये लेग पुलिंग टेंडेंसी का इलाज भी है। अगर हम अपने आप में कॉपरेशन का माहौल बनाते हैं और मिलजुल कर साथ चलने की बात करते हैं, कोई किसी के पैर पकड़ के खींचेगा नहीं, क्योंकि कॉपरेशन
हेल्प और कॉपरेशन में फर्क होता है। हेल्प वन साइडेड होती है, कॉपरेशन टू एंड फ्रो होता है, दोनों साइड से। इसलिए अगर हमने अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, हमारी दो बीमारियां थी, बहुत बड़ी बीमारियां थी। एक तो लेग पुलिंग टेंडेंसी, मराठी में भावना के हारी जाने या ओवर इमोशनलनेस, भावना के, अपनी ही भावना के खुद शिकार होने। ये भावना पे हमारा कब्जा है, हमारी मलकियत है, लेकिन हम इसी के शिकार हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भावना का सही उपयोग करना आना चाहिए। इसलिए हम कॉपरेशन नाम के एलिमेंट को आज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में 21वीं शताब्दी में इनकॉर्पोरेट कर पाए। 20वीं शताब्दी में हम नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ रहा था। जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ा, तब हमारे माइंड में तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो बाबा साहब की देखरेख में बना, और नेहरू बाबा साहब के सुझावों को एज ए कैबिनेट मेंबर विरोध नहीं कर सकते थे, उनके सजेशन को स्वीकार करना पड़ते थे। और हमने देखा जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने कॉपरेशन के बारे में बोला, सेम एटीट्यूड फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमको देखने को मिला। इसलिए चौथा सब्जेक्ट हमने कॉपरेशन रखा, और इसको हमने एक नया सब्जेक्ट का नाम दिया, कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकर। साथियों, इस 4 सब्जेक्ट के बाद हमारे सामने हम किस प्रकार का समाज निर्माण करना चाहते हैं, उससे पहले प्रश्न है कि व्यक्ति का निर्माण कैसा हो। इसलिए हमारे बीच में बाबा साहब की फिलॉसफी, महात्मा फुले की फिलॉसफी, साहू महाराज, बोधिसत्व अम्बेडकर की, महानायक कांशीराम जी की, एक और महापुरुष से जुड़ रही थी, वो थे प्रोफेसर जॉन जी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, मनुष्य का रोजाना रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस होगा, उसमें बदल होता रहेगा, रोजाना उसका पुनर्जन्म हो, रोजाना क्षण क्षण उसका पुनर्जन्म हो रहा होगा, वो अपने आप को इंप्रूव कर, या तो गिरेगा या फिर उठेगा, उठने की तमन्ना वाला बनेगा। और यही जब व्यक्ति अपना रिकंस्ट्रक्शन करने वाला बनेगा, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, आत्म परीक्षण करते हुए, ये अशोक ने भी हमें शिलालेखों में बताया, जब हम आत्म परीक्षण करने वाले बनेंगे तो हम इस प्रकार के लोग किस प्रकार का समाज का निर्माण करेंगे। वो आइडियल सोसाइटी जो बाबा साहब ने अपेक्षा की, कम्युनिकेशन उसके अंदर होगा, आदान प्रदान होगा, स्वार्थ कम होगा, वेलफेयर ज्यादा होगा। आज तो 1914 के शुरू होते ही होते इस देश के पूंजीपतियों ने ये निर्णय लिया, आज ही मुझे उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा, कि हमें वी हैव टू डिस्ट्रक्ट द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, हमें वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को नष्ट करना होगा। और इसलिए ये कांग्रेस के कॉन्सेप्ट से काम नहीं होगा, मनुवादी शक्ति बीजेपी के कॉन्सेप्ट से काम। और फिर आज आपने देखा होगा लगभग 14 से लेकर 2020 तक, ये 6 साल से ज्यादा हो रहे हैं, 6 साल, इस पीरियड में वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को चकनाचूर करने की पूरी कोशिश हो रही, बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है। इस कोशिश को मैं कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि नहीं तो हम उसी गुलाम धकेल दिए जाएंगे। लाचार और असहाय बनाया जा रहा है, नौकरियां छीन ली जा रही हैं, प्रगति के अवसर छीन लिए जा रहे हैं, विकास की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और इससे जब कोई विकास नहीं हो रहा है, लाचार और असहायपन होता है, तो आदमी भयग्रस्त होता है। क्या है? भयग्रस्त कॉन्सेप्ट को हमें निकालना है, और ये काम बहुत तेजी से हमें बढ़ना होगा। दुश्मन बहुत तेजी से हमारे को डिस्ट्रक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट को नष्ट कर रहा है। वेलफेयर, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट, इस कॉन्सेप्ट को अमल में ला रहा है और वेलफेयर कॉन्सेप्ट को नष्ट कर रहा है। इसको रोकना होगा, तो हमें भयग्रस्त समाज, भय मुक्त समाज बनाना, और वो संभव है तो अशोक के शासन प्रशासन से, क्योंकि अशोक ही ऐसा साम्राज्य राजा हुआ, महान राजा हुआ, जिसने इस विश्व में अपने कार्य की रिकॉग्निशन प्राप्त की। और बाबा साहब ने भी इनके लिए 3 महत्वपूर्ण पद किए, फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं। फ्रीडम, आज भी हमें फ्रीडम नहीं है,
भयग्रस्त समाज फ्रीडम कहां से बोलेगा? वो तो भयग्रस्त है और डर है। हम अच्छी बात करेंगे अंबेडकर बात को तो हमारे को भी देशद्रोही कह दिया जाएगा। पता नहीं कब कौन किसको देशद्रोही कह दिया जाए। इसलिए हमारे पास समय कम है। मैं वार्निंग के तौर पे बोल रहा हूं, महिलाओं को भी और पुरुषों को। समय बहुत कम है, हमें अपनी स्पीड बढ़ाना होगी। इसलिए हमने 5वें टप्पे में सम्राट अशोक को रखा रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी के साथ कि महान राजा अशोक का राज आएगा, महान राजा अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इसलिए इस कड़ी को जोड़ने के लिए हमने सबसे पहले महान राजा अशोक की जन्म शताब्दी साजरी की, सेलिब्रेट की। पूरे देश में लगभग 130 से ज्यादा स्थानों पर हम लोग कर पाए और ये केवल लॉकडाउन के अंदर तैयारी करते हुए किया, लॉकडाउन में तैयारी करते हुए किया और ये बात बहुत तेजी से बढ़ी। और लॉकडाउन में इतनी तैयारी थी कि लगभग हम 100 से ज्यादा अशोक के बारे में प्रबोधन करने वाले लोग तैयार किए। मैं परफेक्ट ट्रेनर की बात तो नहीं करूंगा, हमारे पास 50 से ज्यादा ट्रेनर बन पाए थे, लेकिन सम्राट अशोक की, महान अशोक की जन्म शताब्दी मनाने के लिए जो प्रबोधन करना चाहिए था, शिलालेखों का एक्सप्लेनेशन करना था, उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनर्स बने। उन्होंने लोगों को समझाया और भारत के इतिहास में 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर जो संदेश दिया, हमने तो केवल वो जलने वाले इवेंट को ही पकड़ लिया कि भाई बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाए तो हम भी 10 साल मनुस्मृति जलाएंगे, मनुस्मृति जलाएंगे। और दुश्मन से हम बोलेंगे कि हम तुम्हारे से द्वेष करते हैं, हम तुमसे घृणा करते हैं क्योंकि तुम्हारी मनुस्मृति गलत है, इसको हम जलाते हैं। आज तो उनका बोलबाल, वो तो मनुस्मृति को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मनुस्मृति के आधार पर शासन प्रशासन और संविधान को भी लेके आना चाह रहे हैं। हमारे कई हमको मैसेज भी हमको उनके मिल रहे हैं खुले तौर से, मतलब आ रहे हैं। आने वाले समय में वो डिसीजन लेके आगे बढ़ने वाले हैं और सरकार को प्रस्ताव बनाने वाले हैं कि भाई ये इस प्रकार से नहीं, हमारा ग्रंथ मनुस्मृति को मान्यता दी जाए। बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। राम राज्य की कल्पना के लिए वो पूरा का पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमने सोच विचार करके स्ट्रेटेजी को डिसाइड किया कि हम अशोक को केंद्र में बना के कास्ट को डायग्नोज करेंगे, एजुकेशन फिलॉसफी को डायग्नोज करेंगे, थिंकिंग स्किल को डायग्नोज करेंगे, कॉपरेशन को डायग्नोज करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस को करेंगे और सम्राट अशोक की चर्चा करेंगे। महान अशोक की जितनी ज्यादा चर्चा हो सकती है उतनी चर्चा करेंगे। उसका हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ह्यूमन एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट की पॉलिसी, जस्टिस की पॉलिसी, ये तमाम प्रकार की नीतियां अशोक के समय की हम वर्तमान शासन से चर्चा करते हुए करेंगे। अशोक ने हेल्थ सिस्टम में फ्री हेल्थ टू ऑल, एजुकेशन में फ्री एंड यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, कम्युनिकेशन में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमको मांगने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने सारे आदेश उघड़ कर खोल दिए और अलग अलग पत्थरों को पर लिखा दिया, पत्थर को ही कागज बना दिया। और हम बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक की ट्रांसपेरेंसी को, जो आज भी सरकारें नहीं कर पा रही है, हिम्मत नहीं है अशोक जैसी ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट कर सके, जो लेमैन भी पढ़ सके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो जानकार होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकार होगा, वही थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी का जानकार। मुश्किल से 10% भी हमारे लोग डिजिटल लिटरेट नहीं, जिसे डिजिटल लिटरेसी वाले बोल सकें, 10% भी नहीं है। बहुजन समाज में से 1 या 2% ही बन रहे। सेठ जी, भट्ट जी, ये 100% लिटरेट है, उनकी संख्या 10% से ज्यादा नहीं।
8-9% है। 3% अगर भ्रमण छोड़ दिया जाए तो 6% ले लेते हैं, 9.5%। और छतरी बड़ में भी वो लिटरेट नहीं है, डिजिटल लिटरेट वो भी नहीं है छतरी। बड़ा जमींदार भी डिजिटल लिटरेट नहीं है, वो भी प्रॉब्लम भी है। और बहुजन समाज का मुश्किल से आधा 1% इलिटरेट है, डिजिटल लिटरेट। इसलिए लिमिटेड लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही हो, चाहे टीवी के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह जो हमारे हम, इंस्टाग्राम वगैरह या ट्विटर। लेकिन उस समय सम्राट अशोक ने अपने छोटे से आदेश हो या बड़े आदेश हो, इंपॉर्टेंट पॉलिसी के हो या लाइट पॉलिसी के हो, सारे आदेश उसने खुले तौर से सब जगह लिखवा दिए। हजारों की तादाद में, कहीं बता गया कि 84,000 शिलालेख, मुश्किल से 300 मिले हमारे को। उसमें से 33-34 ही शिलालेख हैं जिसको पढ़कर आज हम विचारधारा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और हमने जब आप महापुरुषों को पढ़ रहे थे तो महात्मा फुले के समय में 1890 महात्मा फुले हमारे बीच में चले गए। उस समय तक सम्राट अशोक के उत्खनन से जो शिलालेख हो रहे थे वो अंग्रेजी भाषा तक सीमित थे, लोगों में बड़े पैमाने पर पब्लिश नहीं थे। 1909 के आसपास वी स्मिथ ने दी अशोका, ए बुद्धिस्ट एम्परर करके पुस्तक लिखी और पहली बार अशोक के शिलालेख प्रकाशित हुए। रिसर्च बुलेटिन में प्रकाशित हो रहे थे, पर बुकलेट के रूप में वी स्मिथ के रूप में आए। अप्राप्त था, जो भी यहाँ पे खुदाई हो रही थी उसके संस्मरण थे। यहाँ का सेक्रेटरी रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश की महारानी को देता था कि भाई हमने ये चीज का वहां पे उत्खनन करके ये चीज प्राप्त हुई है, आप हमें इसके आधार पर यहाँ पे डायग्नोज करके हम आदेश। मतलब ये ब्रिटिश के लोगों ने जो खोज निकाले शिलालेख अशोक के अभिलेख, उनको ब्रिटिश को देते थे, वहां से डायग्नोज होकर फिर कहीं वो पुस्तक के रूप में आ रहे थे। तो महात्मा फुले तक सम्राट अशोक नहीं, लेकिन उनकी सत्यशोधक चळवळ बहुत ही रेडिकल थी। वो अशोक के सिद्धांतों से पूरी मिलती जुलती है। अगर ये कहा जाए कि महान अशोक के समाज परिवर्तन आंदोलन का मूवमेंट महात्मा ज्योतिराव फुले नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। साहू महाराज भी उसी कड़ी के थे। मैं तो महाराष्ट्र में मेरे से अक्सर कोई पूछता है, मराठा समाज, खास तौर से मैं नाम ले रहा हूं पर्टिकुलर कम्युनिटी का, यशवंतराव चौहान प्राइम मिनिस्टरशिप से होते होते रुक गए। शंकरराव चौहान प्राइम मिनिस्टर होते होते रुक गए। यानी शरद पवार भी प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में जाने से जाते हटकर रुक गए। मराठे साथियों से मेरे से क्वेश्चन करते अंबेडकर साहब, मैंने कि मेरी एक बात सुनिए, अगर शरदराव पवार जी ने शिवाजी महाराजाचे बरोबर, शिवाजी महाराज के विचारधारा के बरोबर महान अशोक को अपना आजोबा कह दिया होता तो भारत का प्राइम मिनिस्टर हो गया होता। इतनी बड़ी ताकत। अंबेडकर साहब आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तो आप शिवाजी तक अटके हो। अरे भाई अशोक से जोड़ो, तो जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, दादू हुए, तुकाराम हुए, सिख परंपरा में जितने गुरु हुए, संत साधु हुए, सारे के सारे सम्राट अशोक की सामाजिक विचारधारा को, नैतिक विचारधारा के मूल्यों को लेकर चल रहे थे। उनकी लड़ाई राजपाट के लिए नहीं थी, मानव मूल्यों के लिए थी। और यही लड़ाई फुले साहू अंबेडकर, कांशीराम, मानव मूल्यों के लिए। आज भी हमारा संघर्ष मानव मूल्य प्रस्थापित। भयग्रस्त समाज मानवीय मूल नहीं हो सकता। भयग्रस्त समाज, बेरोजगारी से जकड़ा हुआ समाज मानव मूल्य नहीं हो सकता। अधिकांश समाज को अज्ञानता में ढकेल देना मानव मूल्य नहीं हो सकता। तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित समाज, नैतिक अनैतिक मूल्यों से ग्रसित समाज
मानव मूल्य नहीं हो सकता। ये जवाबदारी हम पढ़े लिखे लोगों की है। शायद बाबा साहब ने इसीलिए हमसे कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उनकी बहुत बड़ी उम्मीद थी। हमने अपने आप से क्वेश्चन किया, यदि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता? महिला वर्ग भी इस चीज को समझे, पुरुष वर्ग भी इस चीज को समझे, या युवा वर्ग भी, हमारे बच्चे बच्चियां भी इस बात को समझे। अगर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता? आज उनके सामने भी प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन महापुरुषों के प्रयास से जो कुछ हम माने एक थोड़ा इंसान बनने की कोशिश कर पाए हैं, इन महापुरुषों की वजह से हम इनके ऋणी हैं। अशोक तो अपने आप को मैं मान, इसलिए मैं वेलफेयर स्टेट की कल्पना करके काम कर रहा हूं। अगर हम अशोक से सारे महापुरुषों को जोड़ने में कामयाब होते हैं तो एक नए युग का सूत्रपात, नया मूवमेंट का शुरुआत होता है जो आज 21वीं शताब्दी में कहीं भी नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम के अलावा ये मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट कहीं भी संजोया नहीं गया है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। भावना प्रदान होकर के विवेक को छोड़ ही दिया, लॉजिक को अडॉप्ट किया। राष्ट्रपति मेरे से चर्चा करे, मैं विद्वान हूं। सुप्रीम कोर्ट जज मेरे से चर्चा करे, अमुक का चीफ मिनिस्टर से मोदी मेरे को चर्चा करे। मैं सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, प्रति अंबेडकर हूं, यहां तक कहने वाली, इससे मूवमेंट आगे बढ़ने वाला नहीं है। और दुश्मन इसी को तो खुशी हो रहा, मुंगम्बो खुश हुआ। हम अपने ही जाल में फंसकर काम कर रहे हैं तो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने बहुत सुलझे तौर से इन 5 सब्जेक्टों को, कास्ट, एजुकेशन फिलॉसफी, थिंकिंग स्किल, कॉपरेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बाय सेलिब्रेटिंग द 23rd सेंचुरी ऑफ अशोका द ग्रेट, ऐसे आधार बनाकर इस मूवमेंट को सजोया है। पहला टप्पा हमने लगभग 15 मार्च को, हमने 11 से 15 मार्च को 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप लिया था। लॉकडाउन नहीं था, 22-23 तारीख से लॉकडाउन शुरू होता है। हमने 11 मार्च से लेकर 15 मार्च, साहब का जन्मदिन पर हम नए संकल्प के साथ पूरे समाज में फैलने वाले थे। हम आप तक आज हम पहुंचे हैं, आज से 10 महीने पहले हम आप तक पहुंच गए। जो महिला आज आई हैं, हम 10 महीने पहले आप तक पहुंचने वाले थे, लॉकडाउन ने हमें रोका। कैसे करें? हमने इस चैलेंज को ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। लॉकडाउन को भी हमने अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया, हमने रास्ते ढूंढे और जूम पर हमने मीटिंग शुरू की। प्रारंभ में हम 15-20 लोग थे, 15-20 से होते 100 से ज्यादा होने लगे। लोगों की इच्छा बढ़ी, हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए। ऑनलाइन 3-3 दिन के, 1-1 दिन के ट्रेनिंग कैंप ऑनलाइन ही करने की कोशिश की, नियोजन किया, क्योंकि हम तो चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के आदी हुए। स्वभावगत हमने अपने अंदर वो इनकल्केशन किया है, अपने अंदर वो स्वभाव को बनाया है कि हमें दुश्मन जितने चैलेंज देगा हम उतने ही उसे अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। और इसलिए पहला टप्पा आप लोगों को, जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को सुना होगा कि हमने महान अशोक की 23वीं जन्म शताब्दी बड़े पैमाने पर मनाने की कोशिश की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। फिजिकल प्रेजेंस में भी हमने मनाई, अधिकांश जगह फिजिकल प्रेजेंस में, बहुत कम जगह ऑनलाइन मनाई, और नेशनल लेवल पे भी हमने ऑनलाइन मनाई। आज हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे हर महापुरुष की जीवन की घटना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आज के बाद हर महापुरुष के हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, महापुरुष के जन्मदिन या प्रेरणा दिवस, हम उस दिन अशोक के साथ उस महापुरुष और महामहिला का, पुरुष और महिलाओं का जो हमारे समाज परिवर्तन में आए हैं, उसका अशोक के परिप्रेक्ष्य में कि एक कितना बड़ा वेलफेयर स्टेट था, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके मूवमेंट को, उसकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए 21वीं शताब्दी, 20वीं 21वीं शताब्दी में आधुनिक युग में जो हमारे महापुरुष हुए हैं, इनके जीवन से हम सीखेंगे और
अशोक के बताए हुए मार्ग को और इनके मार्ग में हम साम्यता स्थापित करने की कोशिश करें। एजुकेशन की पॉलिसी हो या जो मैंने पिछली बार पॉलिसी बहुत सारी गिनाई, आप लोगों ने आने वाले समय में पहली अपॉर्चुनिटी आप लोगों को, महिला वर्ग को हमने इसीलिए आह्वान किया कि आप सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाती हैं। हम खास उसके जन्मदिन में आप पार्टिसिपेट भी होती हैं। हमने देखा कि नेशनल लेवल पे साइकोलॉजी फैली है, इसी को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इसलिए 3 जनवरी को आप, आने वाले 5-6 दिन की बात है, 3 जनवरी को आप पूरे देश में 200, 300, 400 जगह सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएं। पर मनाने का दृष्टिकोण हम आपको केवल दे रहे हैं कि आप महान अशोक के शासन काल की चर्चा करते हुए हमारे महापुरुषों द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो कृति की गई है उसके साथ साम्यता बैठाने। अगर अशोक नहीं होता तो आज ये महापुरुष पैदा नहीं हुए होते, क्योंकि इसी अशोक ने जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था नष्ट की गई है। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए तो सारे महापुरुषों ने प्रयास किए कि हमारी अज्ञानता खत्म हो। अशोक ने अज्ञानी समाज का निर्माण नहीं किया। आज 80-90% लोग एजुकेटेड हुआ करते थे, और एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, उससे ज्यादा आगे सोच विचार के हुनर में दक्ष रहा करते थे। इसलिए इस देश पर 100 साल शासन हुआ महान अशोक का। 42 साल तक सम्राट अशोक डायरेक्ट शासन करते रहे, 52-53 वर्ष तक उसके वारिसदार शासन करते गए। लगभग 100 साल तक कोई विदेशी आक्रमण इस देश पर नहीं, ना ही कोई आंतरिक विद्रोह हुआ। इस ड्यूरेबिलिटी का कारण क्या है? शरणनीति के द्वारा सम्राट अशोक के शासन को खत्म किया गया, यह अलग बात, पर ये ड्यूरेबिलिटी कि इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण क्यों नहीं हुआ, जबकि हमारे देश में अलेक्जेंडर से भी पहले बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, और ब्रदरदत्त तक भी कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। शरणनीति के द्वारा उनका खात्मा किया गया। और जैसे ही ब्राह्मण राज आता है, विषमता का राज आता है, हमारे देश पर आक्रमण होते गए। ना जाने कितने सम्राट बनते गए, कितने राजा बनते गए। इसलिए हम इसका ज्यादा विश्लेषण आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आपसे जितना अभ्यास हो सके अशोक की लाइफ पर मत जाइएगा, और सावित्रीबाई फुले की लाइफ पर कम जाइएगा। अशोक के सिद्धांतों से सावित्रीबाई के सिद्धांतों का तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाइए, तो समाज के अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा, समाज के अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा होगी। वो जिज्ञासा आपका उत्साह वर्धन करेगी और प्रेरणा देगी कि नहीं, इस दिशा से अगर हम महापुरुषों के सिद्धांतों की कड़ी जोड़ते हैं, अशोक से सब संतों महापुरुषों के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरुजी, रामास्वामी नायकर, साहू महाराज, प्रोफेसर जॉन डबे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक कांशीराम जी, इस सारे महापुरुषों की अगर अशोक के साथ कड़ी जोड़कर अगर हम आज समाज के को तैयार करते हैं, तो हम एक आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण चैलेंज के लिए दुश्मन को ललकार सकेंगे कि राम राज्य श्रेष्ठ है कि अशोक राज्य श्रेष्ठ है, हम संविधान श्रेष्ठ है कि मनुस्मृति श्रेष्ठ है। ये झगड़े में उन्होंने हमको सब्जेक्ट दिया, ये संविधान और मनुस्मृति का सब्जेक्ट उन्होंने जानबूझकर हमको दिया है, और हम तो अलग ढंग से कि राम राज्य जो आप स्थापित करना चाहते हो वो श्रेष्ठ है कि बाबा साहब संविधान के मुताबिक, संविधान के अनुसार महान अशोक का राज स्टैब्लिश कराने की एक प्रेरणा देके गए। 4 जंगों वाला चिन्ह राष्ट्र मुद्रा के रूप में स्वीकार करा के, चक्र झंडे में स्थापित करके गए, राष्ट्र मुद्रा के रूप में इतनी बड़ी पावर दे गए कि इसके बिना शासन हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर के लेटर का कोई वैल्यू नहीं होगी अगर वो चिन्ह उनके पैड पर ना। इसलिए ये मूवमेंट नई एनर्जी के साथ, इनोवेशन के साथ हमने शुरू किया है, और अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं और समझकर हमें भी समझाने वाली बनती है, हम वेलकम करेंगे। और आपने
हम पुरुषों की बरोबरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम पुरुषों से भी ज्यादा अगर आप इस मूवमेंट में भागीदारी और इसको लेके आगे चलना चाहती हैं, बी आर अम्बेडकर वेलकम करेगा। बी आर अम्बेडकर के साथ पूरे पे बैक टू सोसाइटी वेलकम करेगी। महिलाओं को द्वितीय दर्जा नहीं होने देगी। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सुलझी महिला आए और नेशनल लेवल पर हमें सहकार बने, रास्ता दे, सहयोगी बने। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ये पुरुषों की बपौती नहीं है और पुरुषों के दम पर ये मूवमेंट कामयाब होने वाला नहीं है जब तक महिलाओं का जोड़ आपके साथ नहीं मिलता है। और दूसरा जोड़ युवा पीढ़ी का। आने वाले समय में हम बड़े पैमाने पर युवाओं को जोड़ने का भी प्रयत्न करेंगे। मैं केवल हिंट के रूप में बोल रहा हूँ। आज हम केवल महिलाओं को के बारे में ही इतना आगाह करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने बात कही। आपका काम दायित्व महान अशोक के कार्यों का, उसके कल्याणकारी स्टेप्स का, सावित्रीबाई फुले के दर्द का, बहुजन समाज का दर्द जो समेटी हुई थी, एक माँ बनी हुई थी, सब बच्चों का दर्द समाज के चल रही थी। वो सत्यशोधक समाज की अध्यक्षता थी बाबा महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद। 1890 से लेके 1897 तक 7 साल उन्होंने सत्यशोधक समाज की धुरा संभाली। ये बहुत बड़ा थे। इसके बाद साहू महाराज, इसके बाद बाबा साहब, इसके बाद कांची। ये कड़ी है। हम इस कड़ी को पे बैक टू सोसाइटी, पी आर अम्बेडकर कड़ी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। पी आर अम्बेडकर नॉट स्टैंड कि भाई इस कड़ी को पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम कड़ी बनेगी, व्यक्ति नहीं बनेगा। आप सबकी भागीदारी वो कड़ी बनेगी। ये है जरूरत इस मूवमेंट की। पर्सनैलिटी कट साइड में जाए, समूह, कलेक्टिव और कोऑपरेटिव इंस्टिंक्ट हमारे बीच में डेवलप, इम्पल्स डेवलप हो, इंस्टिंक्ट डेवलप हो कॉपरेशन का, हमारे मूवमेंट की कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। यही तो सत्यशोधक समाज का शोधन था। इसीलिए हमने अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करना, इसी प्रकार से हमने महान अशोक के बारे में अशोधित महान अशोक का शोधन करने। कौन सी चीज हम अशोक की नहीं समझ पाए, उसे समझना है और समझकर समझाने वाले। इसलिए चिंतन की जबरदस्त आपको कोशिश करना पड़ेगी। थिंकिंग स्किल को आप ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना, क्योंकि कहीं सिखाई नहीं गई है। इसलिए महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग ने ये डिसाइड किया कि हमें थिंकिंग स्किल के लिए अलग से मुहिम चला। आने वाले समय में मैं 3-3 महीने की थिंकिंग स्किल की क्लास लेके उन्हें सर्टिफिकेट और डिग्री देना चाहूँ। और हम प्रोफेसर ऑफ थिंकिंग स्किल ए फैकल्टी क्रिएट करेंगे, ये नॉलेज क्रिएट करेंगे और हमारे प्रोफेसर लोग थिंकिंग स्किल के टूल्स, टेक्निक और मेथड समझा रहे हैं। इसी प्रकार से कॉपरेशन की नॉलेज, एजुकेशन फिलॉसफी भी, और कास्ट को, जितना कास्ट हम समझ पाए हैं वो अधूरा रहा है। अगर हम कास्ट को सही ढंग से समझ गए होते तो इसे हैंडलिंग कर सकते। किसी भी प्रदेश में हम 2 जातियों को नजदीक नहीं ला पाए, कास्ट हैंडलिंग में कम पड़े। और कांशीराम जी ने भरपूर प्रयास किया। लोग जातीय अस्तित्व को भूलकर बहुजन के अस्तित्व में जुड़ने की प्रक्रिया में आगे आए। उनके जाने के बाद की बात अलग है, पर उन्होंने अपनी हयात में ये बात सिद्ध की है। ये फुले साहू अंबेडकर विचारधारा, फुले साहू अंबेडकर, जॉन डेवे एंड कांशीराम जी की विचारधारा जो सम्राट अशोक से प्रेरित है, एक कामयाब होने वाली विचारधारा, ये कामयाब होने वाली विचारधारा है। इस संदेशा के साथ हम आप लोगों के बीच में आए। आप लोग उत्साह के साथ 3 तारीख के दिन में तैयारी कीजिए। जितनी ज्यादा जयंती मनाई जा सके मनाइए, वहां पे समझाइए। मैं जितनी महिलाएं हुई हैं वो अपने अपने प्रदेश में अपने ग्रुप में चर्चा करें और कम से कम 2 बेहतरीन वक्ता के रूप में हमें एक दिन के लिए दीजिए, क्योंकि 3 जनवरी को हम 7-8 स्टेट से, जो हमारे बीच में अभी शामिल हैं स्टेट, उन स्टेट से हम कम से कम 2-2 महिलाओं को 7 से 10 मिनट अपना वक्तव्य, जो मैंने अभी तक आपके सामने रखा है दृष्टिकोण, उसके अनुरूप आप हमें समझाने की कोशिश करेंगे। और जो महिलाएं उसके साथ जुड़ेंगी वो प्रेरणा लेंगी आपसे, आपके अनुसार, आपके प्रबोधन से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समाज परिवर्तन आंदोलन में
बरोबर की भागीदारी बनने की, बल्कि कुछ कदम आगे भागीदारी बनने की कोशिश करेंगे। मैं काफ़ी कुछ अ अ, बोल गया हूँ। मैं यहाँ अपने आप को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि बात बोलने के लिए तो मैं ब ट्रेनिंग कैंप लेता हूँ तो